सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर वो कंप्लीट करा दिए। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेजों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली क्लास और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की तीसरे चैप्टर की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको तीसरे चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो पिछली क्लास में दे दी थी, तो मुझे ऐसी उम्मीद है आपने उसको अवश्य देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां और उसके भारत पे क्या प्रभाव पड़े, उसका दूसरी क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जहाँ पे समाप्त किया था, पिछली क्लास में मैंने आपको चार जो उनकी नीतियां थी, ब्रिटिश की जो भारत में नीतियां थी चार, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो मुझे ऐसी उम्मीद है वो आपको याद होगी। वहीं से अब हम आगे पढ़ेंगे, पांचवी उनकी जो नीति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको जैसे बताया ब्रिटिश की जो भारत में नीति थी और उसके भारत पे क्या प्रभाव पड़े, उसमें हमने 7 भागों में बांट के उनको पढ़ना था। तो 4 भाग मैंने आपको करा दिए, बाकी 3 भाग आज मैं आपको इस क्लास में करा दूंगा। तो 5वें भाग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश की वि औद्योगिक नीति व भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, ये हमारी जो है ब्रिटिशों की जो है भारत में 5वीं नीति थी, विकास की नीति थी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस पे भारत के क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, विऔद्योगीकरण, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। विऔद्योगीकरण का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है किसी भी देश के उद्योगों का क्रमागत ह्रास करना, इसको कहते हैं विऔद्योगीकरण। क्रमागत ह्रास मतलब जिस भी देश में आप गए, जिस भी देश में, किसी भी देश, मान लीजिए आप किसी अपने गांव को मान लीजिए, उस गांव का जो विकास होता है, उस गांव के जो उद्योग होते हैं उन्हीं से उसका विकास होता है। अगर आप उन गांव के उद्योग होगा उसको समाप्त कर देंगे क्रमागत करके, धीरे क्रमागत यानी धीरे धीरे करके उनके जो उद्योग है उसको समाप्त कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है? ह्रास, यानी कि उनके गांव का जो विकास है वो रुक जाएगा। किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य का विकास किस पे निर्भर होता है? उसके उद्योग पर निर्भर होता है। यदि वहां पे उद्योग नहीं होंगे, वहां पे रोजगार नहीं होगा, तो उसका कभी विकास नहीं होगा। तो ये जो ब्रिटिशों की जो नीति थी विऔद्योगीकरण की, इसमें क्या हुआ? क्रमागत ह्रास हो गए उद्योगों के, जो भारत में ह्रास हो गए, क्रमागत उनके ह्रास होने लगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है किसी भी देश के उद्योगों का क्रमागत ह्रास। ठीक है, विऔद्योगीकरण का इसका अर्थ आपको क्लियर? बिल्कुल। इसके भारत में क्या प्रभाव पड़े? तो भारत में दोस्तों सबसे पहले जो पारंपरिक हस्तशिल्प थी, क्या दोस्तों? पारंपरिक हस्तशिल्प का जो है उसका पतन हो गया। हस्तशिल्प आपको पता होगा, जैसे बहुत से कारीगर जो होते हैं वो अपने हाथों से इतनी अच्छी कढ़ाई करते हैं, इतने अच्छे बर्तन बनाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें अपने हाथों से बनाते हैं। तो हस्तशिल्प की जो कला थी उसका पतन हो गया इस विऔद्योगीकरण के कारण। ठीक है दोस्तों, और नवीन उद्योगों का विकास न होने, यानी जो नवीन उद्योग बनते थे, जैसे नई नई फैक्ट्रियां होती थी, वो भी बनना बंद हो गई। तो क्या हो गया? नवीन उद्योगों का विकास भी अब नहीं होता, इसके कारण, विऔद्योगीकरण के कारण। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चला भारत में जो पारंपरिक हस्तशिल्प थी, आज भी आपने देखे होंगे बहुत सारी कलाएं होती हैं दोस्तों, बहुत सारे हाथों से बनाए हुए बर्तन होते हैं। तो हस्तशिल्प कला अब तो है प्रचलन में, लेकिन पहले जो है वो उसका पतन ना के बराबर हो गया था, मतलब ना के बराबर वो हस्तशिल्प कला रह गई थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके कारण क्या हुए? तो इसके कारण हुए दोस्तों ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति। इसका कारण क्या था? ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति के कारण विऔद्योगीकरण जो है वो भारत में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1813 से ब्रिटिश जो है वो भारत में मुक्त व्यापार करने लगे, जिसके कारण बाजारों की आवश्यकता होने लगी। ब्रिटिश जो है वो कितने चालाक थे दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। भारत में तो दोस्तों
ब्रिटिश जो है भारत की बनी वस्तुओं को तो सस्ते में खरीद लेते थे और उनको उच्च आयात शुल्क लगाकर ब्रिटिश में बेचा करते थे। यानी कि भारत में कोई वस्तु अगर ये 10 रुपए की खरीदते थे तो उसको ब्रिटिश में ये लगभग 50 से 60 रुपए में बेचा करते थे। ठीक है दोस्तों, ये ब्रिटिशों की चाल होती थी। देसी रियासतों का पतन होने लगा। क्या दोस्तों, देसी रियासतों का पतन होने लगा। क्यों? क्योंकि देसी रियासतों को ब्रिटिशों ने जो है अपने अंतर्गत मिला लिया था। उनपे बहुत सारे जैसे गोधड़प नीति का प्रयोग करके, सहायक संधियों का प्रयोग करके उनको अपने अंतर्गत मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, हस्तशिल्प उद्योगों के परंपरागत संरक्षित व क्रेता का पतन हो गया। ये जो देसी रियासतें थी दोस्तों, यही तो थी हस्तशिल्प का क्या, हस्तशिल्प जो उद्योग होता था उसके संरक्षक कौन थे? देसी रियासतें ही उनका संरक्षक करती थी। लेकिन जब देसी रियासतों का ही पतन होने लगा तो हस्तशिल्प जो कला है, हस्तशिल्प जो उद्योग है, उसका कैसे पतन नहीं होगा? तो उसका भी पतन होने लगा था। ठीक है दोस्तों, भारत में यातायात का विकास हुआ। ब्रिटिश सामाजिक और शैक्षणिक नीति के कारण इस भारत में जो है सोच में परिवर्तन आने लगा। ब्रिटिश सामाजिक और शैक्षणिक नीति के कारण भारत में जो है उनकी सोचों, भारत के जो लोग हैं उनकी सोचों में परिवर्तन आने लगा। ददनी प्रथा का जो है वो समाप्त हो गया। ददनी प्रथा क्या होती थी? ददनी प्रथा एक प्रकार का जो है वो ठेका हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एक प्रकार का जो है वो ठेका हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, इसके भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़े उनके बारे में जान लेते हैं। तो शिल्पकार जो है उनको बेरोजगारी मिलने लगी। क्या दोस्तों, जैसे हस्तशिल्पकार थे वो बेरोजगार होने लगे, तो बेरोजगार जो है वो भारत में काफी होने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में वो पलायन करने लगे। जो शहरों में कभी रहा करते थे शिल्पकार, वो अब अपने गांव यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने लगे और कृषि पर दबाव बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अपना व्यक्ति रोजगार खोल के बैठेगा, अगर उसका कोई रोजगार बंद कर देता है तो वो क्या ही करेगा? फिर वो क्या करेगा? या तो कृषि करेगा या मजदूरी करेगा। तो कुछ लोग, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गांव की तरफ पलायन करने लगे और कृषि जो है करने के लिए जागृत होने लगे, कृषि को बढ़ावा मिलने लगा। इसके कारण दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी जो है फैलने को मिलती है, हमको देखने को मिलती है। ये प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में प्रचंड बेरोजगारी के बारे में पूछ सकता है कि प्रचंड बेरोजगारी हमको कहाँ देखने को मिलती है। तो प्रचंड बेरोजगारी हमको कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? कृषि के क्षेत्र में हमको प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रचंड बेरोजगारी होती क्या है दोस्तों? जैसे कि आपके पास 1 बीघा का खेत है, मान लीजिए। क्या दोस्तों, आपके पास 1 बीघा का जो है वो खेत है। इस खेत में दोस्तों जरूरत तो एक व्यक्ति के, इस खेत को तो एक व्यक्ति भी सींच सकता है। इस व्यक्ति में बुवाई, जुताई, ये सारा तो एक व्यक्ति भी देख सकता है। लेकिन इसी खेत में दोस्तों लगभग 10 लोग जो हैं वो और लगे हुए हैं। यानी 1 बीघे खेत को जो करने के लिए, उसकी सिंचाई करने के लिए, उसकी बुआई करने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन आवश्यकता कितने की है? सिर्फ एक व्यक्ति की है। अगर एक व्यक्ति होगा तब भी उतना ही काम होगा, 10 व्यक्ति होंगे तब भी उतना ही काम होगा। खेत तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, खेत तो 1 बीघा ही रहेगा। तो जब ऐसी बेरोजगारी दिखती नहीं है ना, तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब एक व्यक्ति की आवश्यकता हो और उस काम को करने में लगभग 10 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो लग रहे हो, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति लग रहे हो, तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आपसे जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, इसी में दोस्तों अकाल पड़ने लगे। जब भी औद्योगिकरण भारत में हुआ तो अकाल भी भारत में काफी पड़ने लगे। तो मैं आपको बताऊंगा अकाल में भारत में क्या क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, परंपरागत आत्मनिर्भर जो है उद्योगों का पतन होने लगा। जो आत्मनिर्भर उद्योग थे, जैसे कि हस्तशिल्प थे, एक उद्योग था, उसका पतन होने लगा। बाकी जो और भी उद्योग थे उन सबका जो है पतन होने लगा। जो आत्मनिर्भर उद्योग थे, जो खुद ने, किसी इंसान ने अपने आत्मनिर्भर के लिए, जो अपना विकास करने के लिए उद्योग खोला था, उसका पतन होने लगा। ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की भागीदारी में कमी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ब्रिटिश जो है भारत का सामान अपने नाम से कम दामों में ले जाकर ब्रिटिश में अधिक दाम में अपने नाम से बेचा करते थे। तो भारत की भागीदारी तो कम हो गई, क्योंकि उनको क्या पता ये सामान जो है वो भारत से आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश तो अपने नाम से बेचा करते थे। तो क्या हो गई, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की भागीदारी कम हो गई। 1800 में जो भागीदारी 19.6% देखने को मिली थी, और 1913 आते आते तक ये हमको भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भागीदारी भारत की
1.4% देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं लगभग 100 वर्षों में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की भागीदारी में बहुत सारी कमी होने लगी। याद रखेंगे बिल्कुल। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। क्या उन कौन से उद्योग जो है वो भारत में खुले, इन सब के बारे में हम अभी जान लेते हैं। 2 चरणों में जो है वो भारत में औद्योगिक विकास जो है वो देखने को मिलता है। प्रथम चरण में दोस्तों जो 1850 से लेके 1914 तक माना जाता है, उसमें दोस्तों क्या क्या हुआ, तो जूट बागान, जिसको चाय कॉफी रबड़ आदि का विकास जो है ब्रिटिश पूंजी द्वारा किया जाने लगा। किसके द्वारा? ब्रिटिश पूंजी के द्वारा किया जाने लगा। इस समय दोस्तों कितनी मिल जो लगी, कितनी उद्योग फैक्ट्री लगी, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 1854 में प्रथम सूती फैक्ट्री एग्जाम में पूछी जाएगी, नोट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम सूती फैक्ट्री कब खोली गई, तो आप कहेंगे 1854 में खोली गई। कहाँ खोली गई? कापसी डावर बम्बई में खोली गई। कहाँ खोली गई? आपको एक कापसी डावर याद नहीं रखना, आपको सिर्फ बम्बई याद रखना है। कहाँ खोली गई? बम्बई में खोली गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो 1855 में प्रथम जूट फैक्ट्री जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल में खोली गई। कहाँ खोली गई? बंगाल में खोली गई। इंपोर्टेंट है, याद करेंगे। प्रथम जूट फैक्ट्री कब खोली गई? 1855 में खोली गई। कहाँ खोली गई? बंगाल में खोली गई। किसने खोली? जॉर्ज ऑकलैंड ने खोली। आपको याद नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको याद रखना है 1870 में बंगाल में आयरन वर्क्स कंपनी जो है वो खोली गई। कौन सी दोस्तों? 1870 में बंगाल में आयरन वर्क्स कंपनी जो है वो खोली गई। याद नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट जो है वो 1903, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रथम चीनी मिल, क्या दोस्तों? प्रथम चीनी मिल कहाँ पे खोली गई? तो देवरिया उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल जो है खोली गई। तो याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको याद रखना है 1904 में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो 1904 में प्रथम सीमेंट कारखाना जो है वो गुजरात में खोला गया। कहाँ खोला गया? गुजरात में खोला गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद काफी इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है 1907 में टाटा स्टील, क्या दोस्तों? टाटा स्टील की जो फैक्ट्री है वो किसने खोली? जमशेदजी टाटा के द्वारा खोली गई। तो याद रखेंगे, एग्जाम में ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों द्वितीय चरण में जो औद्योगिक विकास हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। ये कब से कब तक रहा? तो 1914 से लेकर 1945 तक तो औद्योगिक विकास का जो है द्वितीय चरण रहा था। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध भारतीय पूंजीपतियों ने उद्योग किया। ये जो हुआ था 1914 से 1945 तक, इसी के बीच क्या हुआ? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हमको देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों भारत में उद्योग खोले गए भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा। कौन कौन से खोले गए? तो पहला 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो खोली गई। कौन सी? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो खोली गई 1923 में। उसके बाद 1937 में दोस्तों इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बंगाल में खोली गई। कब दोस्तों? 1937 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बंगाल में खोली गई। उसके बाद सूती वस्त्र, जहाजरानी, साबुन आदि में निवेश लगाए गए। द्वितीय चरण में क्या हुआ दोस्तों? सूती वस्त्र, जहाजरानी, साबुन आदि के जो उद्योग थे उनमें काफी विकास होने लगा और उनमें जो है निवेश लोग करने लगे। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों आपको विऔद्योगीकरण के बारे में। तो पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। अब जान लेते हैं दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए, भारत में परिवहन व रेलवे का विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे यहाँ जो भारत में रेलवे का विकास माना जाता है वो ब्रिटिशों के द्वारा माना जाता है। माना जाता है कि पहली रेल ब्रिटिशों ने बंबई से ठाणे के बीच में चलाई थी। ये सारी जानकारी जो है मैं आपको अभी बताऊंगा। कौन सी पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, प्रथम प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा। ये जो कथन है ये किसने दिया? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया एक कथन है। कौन सा? अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास जो है वो ऐसा माना जाता है जब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के श्रृंगार पर जो खर्च करता है वो ऐसा माना जाता है। तो ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। सन 16 अप्रैल 1853, कब दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेल चली। क्या दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली। तो एग्जाम से याद रखेंगे, इंपोर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 16 अप्रैल 1853।
क्या दोस्तों, भारत में पहली रेल जो है वो चली। तो याद रखेंगे बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों भारत में रेलवे के विकास के कारण और उसके क्या क्या उद्देश्य थे उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश की आर्थिक, सैन्य, प्रशासनिक हितों की आपूर्ति के लिए रेलवे का विकास होना आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो उसके लिए भी रेलवे का विकास किया गया था। ठीक है दोस्तों, कच्चे माल को, कपास की आवश्यकता होने लगी। कच्चा माल जो कपास के रूप में होता था उसकी आवश्यकता होने लगी और उसको जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने के लिए किसी ऐसे साधन की आवश्यकता थी जो शीघ्र, कम समय में जल्दी से आपके पास जो है वो सामान पहुंचा दे, दूर को जो है जल्दी से तय कर ले। तो रेलवे का विकास होना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं हेतु बाजारों की आवश्यकता। ये जो विकास हुआ, परिवहनों का विकास हुआ, मशीनें दोस्तों कैसी होती थी, किसी चीज को, जैसे एक व्यक्ति है वो किसी चीज को 5 वस्तुओं को बना रहा है, एक दिन में 5 वस्तुओं को बना रहा है, वही मशीन जो है दोस्तों 500 वस्तुओं को एक दिन में बना देती है। अब जो ये 500 वस्तुओं को बना दी है तो इनको ले जाने के लिए भी परिवहनों की तो आवश्यकता होगी, तो इसलिए रेलवे का विकास जो है वो हुआ था। सामानों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए रेलवे का विकास माना जाता है। नेक्स्ट है पूंजीपतियों की पूंजी की सुरक्षित और लाभप्रद निवेश हेतु जो है रेलवे का विकास हुआ। क्यों दोस्तों, जो पूंजीपति थे उनकी जो पूंजी थी उसको कहीं तो सुरक्षित निवेश करना था, तो उसके लिए रेलवे का विकास होना जरूरी था, उसमें निवेश जो है वो किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों इनके सैन्य के बारे में, क्योंकि भारत में विद्रोह होने लगा और असंतोष को दबाने के लिए, जो असंतोष की भावना भारत में जागृत हुई ब्रिटिशों के लिए, उसको दबाने के लिए रेलवे से जल्दी जल्दी सैनिक जो है इनके पहुंचाए जाया करते थे किसी जगह। जैसे मेरठ में कोई दंगा हुआ, मेरठ में कोई विद्रोह हुआ, तो उसको दबाने के लिए सैनिकों को शीघ्र से शीघ्र वहां पर पहुंचना होगा, तो इसके लिए रेलवे का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक सुगमता हेतु भी रेलवे का विकास जो है वो माना जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण रेलवे का विकास होना भारत में जरूरी था। ठीक है दोस्तों, भारत में रेलवे का विकास अत्यधिक तीव्र गति से किया गया था। तो ये याद रखेंगे क्यों किया गया था, क्योंकि दोस्तों भारत में जो है ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की भावना जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र जो है वो जागृत हो रही थी। तो जगह जगह जो है वो आंदोलन हो रहे थे, उनको दबाने के लिए रेलवे का विकास होना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जान लेते हैं रेलवे के विकास क्रम के बारे में, किस किस क्रम में रेलवे का जो है भारत में विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, सन 1831 से लेके 32 के बीच में भारत में सब प्रथम विलियम बेंटिक, क्या दोस्तों, विलियम बेंटिक के काल में रेल निर्माण का सुझाव दिया गया। अभी सुझाव दिया गया है दोस्तों, रेल बनी नहीं है। कब दोस्तों, सन 1831 से लेके 32 के बीच में सब प्रथम विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में रेल निर्माण का सुझाव जो है वो दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1836 ईस्वी में सर एपी कॉटन, कौन दोस्तों, सर एपी कॉटन ने मद्रास से बंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का जो है वो सुझाव दिया था, लगभग 5 साल के बाद। जब 32 में दोस्तों विलियम बेंटिक ने रेलवे के निर्माण का सुझाव दिया, उसके बाद 1836 ईस्वी में सर एपी कॉटन ने मद्रास से मुंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का जो है वो सुझाव रखा था। उसके बाद 1844 ईस्वी में पहली बार भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अभी गाड़ी बनी नहीं है दोस्तों, प्रस्ताव रखा गया, वो भी कैसी गाड़ी, भाप गाड़ी। तो याद रखेंगे बिल्कुल, पहली ट्रेन ऐसी नहीं थी जो सीधे इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, पहले भाप से ट्रेनें चलती थी। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव कब रखा गया, सन 1844 में रखा गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी तारीख बताई थी 16 अप्रैल 1853, कब दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य प्रथम रेल का संचालन, यानी रेल जो है प्रथम चालू की गई थी। कब दोस्तों, 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां तक दोस्तों, मुंबई से ठाणे के मध्य जो है रेलवे का संचालन किया गया था। ये रेलवे कितनी दूरी इसने तय की थी, एग्जाम में पूछी जाती है। अब लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जाने लगा है कि जो पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य, उस रेल ने कितनी दूरी जो है वो तय की थी। तो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी जो है उसने तय की थी। याद रखेंगे बिल्कुल, एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, 1902 में थॉमस रॉबर्टसन आयोग जो है वो बनाया गया था, किसकी सिफारिश पर, कर्जन, जिसके समय सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ। इसकी सिफारिश पर दोस्तों एक तो थॉमस रॉबर्टसन आयोग बनाया गया 1902 में, और 1905 में रेलवे बोर्ड का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों,
याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो 1920 में एकवर्थ आयोग ने दोस्तों चेम्सफोर्ड के द्वारा क्या हुआ, जो रेलवे व्यवस्था को पूर्णतः सरकारी क्षेत्र के अधीन जो है वो कर दिया गया। किसके अधीन? रेलवे जो व्यवस्था थी उसको पूरा सरकारी क्षेत्र के अधीन कर दिया गया चेम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। और रेल बजट को आम बजट से अलग करने का जो प्रस्ताव है वो एकवर्थ आयोग के द्वारा लाया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है रेल बजट को आम बजट से अलग करने का प्रस्ताव किस आयोग के द्वारा लाया गया, तो आपको बोलना है एकवर्थ आयोग के द्वारा लाया गया था, ठीक है दोस्तों। और इसको मिलाया किस आयोग के द्वारा गया था, तो विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर 1 फरवरी 2017 को रेल बजट और आम बजट को आपस में मिला दिया गया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है किस आयोग के द्वारा रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया, तो एकवर्थ आयोग के द्वारा रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया। किस समिति के द्वारा दोस्तों रेल बजट और आम बजट को आपस में मिला दिया गया, तो विवेक देबरॉय समिति के सिफारिश पर 1 फरवरी 2017 को रेल बजट और आम बजट को आपस में मिला दिया गया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्टों के बारे में याद रखना है। 1925 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक रेल दोस्तों मुंबई से कुर्नूल के बीच चली। कहां से दोस्तों? मुंबई से कुर्ला के बीच जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक रेल जो है वो चली थी। तो अब तक जो रेलें चल रही थी, रेल जो सबसे पहली 16 अप्रैल 1853 से लेके लगभग 1924 तक क्या दोस्तों भाप जो गाड़ी है वो चलती रही। लेकिन 1925 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक रेल जो है वो चली मुंबई से कुर्ला के मध्य। तो याद रखेंगे, फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा प्रथम रेल कब चली, तो आपको बताना है 16 अप्रैल 1853 को चली। मुंबई से ठाणे के मध्य लगभग 34 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने जो है वो तय की थी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पहली इलेक्ट्रॉनिक रेल जो है वो कब चली, तो 1925 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक रेल बॉम्बे से कुर्ला के मध्य चली थी। याद रखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों 1947 में विभाजन के बाद 40% जो रेलवे का नेटवर्क था वो पाकिस्तान के पास चला गया। किसके पास? पाकिस्तान के पास चला गया, क्योंकि ब्रिटिशों ने जो है सिंध से ज्यादा सामान आयात करने के लिए जो है वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो है रेलवे का ज्यादा विकास किया था। याद रखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों 1952 में रेलवे का 6 जोनों में विभाजन कर दिया गया। कितने जोनों में? 6 जोनों में। वर्तमान में कितने जोन है? 18 जोन है। याद रखेंगे, बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी याद रखेंगे। तेजस एक्सप्रेस, क्या दोस्तों? तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन। क्या दोस्तों? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस वे। याद रखेंगे, बिल्कुल। कहां से कहां तक के लिए चली, तो लखनऊ से नई दिल्ली के मध्य ये ट्रेन जो है वो चली थी। तो याद रखेंगे प्रथम प्राइवेट ट्रेन कौन सी है भारत की? तेजस एक्सप्रेस वे, ठीक है। आपको ये भी क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब जान लेते हैं दोस्तों धन का निष्कासन, अकाल और भारत में जो बैंकिंग की व्यवस्था थी उसके बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर भी जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम धन निष्कासन के बारे में जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, तो भारत से ब्रिटेन को होने वाला धन हस्तांतरण जिसके समतुल्य भारत में का कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं मिलता था। जो भारत से ब्रिटिश के मध्य धन हस्तांतरण होता था उसके जो भारत में ना तो आर्थिक, ना ही वाणिज्यिक और ना ही कोई भौतिक जो है लाभ भारत को मिलता था, ठीक है दोस्तों। आयात की तुलना में अधिक निर्यात जो है वो भारत से किए जाने लगा। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था, जो भारत से ब्रिटेन को धन हस्तांतरण होता था उसमें भारत का कोई भी ना तो आर्थिक, ना ही वाणिज्यिक और ना ही भौतिक लाभ होता था। दादा भाई नौरोजी के बारे में अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इनकी जो कुछ पुस्तकें थी उनमें इन्होंने अपनी जो है धन निष्कासन के बारे में अलग अलग बातें जो है ब्रिटिश की जो नीतियां थी उनके बारे में बताए। तो धन निष्कासन, अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया किसने? दादा भाई नौरोजी ने कहा है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में 1867 में जो इनकी पुस्तक थी उसमें भी इन्होंने धन निष्कासन के बारे में बताया है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में बताया है और द बॉन्ड्स एंड मीस ऑफ इंडिया 1876 और लास्ट जो है इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1902। काफी इंपोर्टेंट है, अभी मैं आपको इन सारी पुस्तकों के नाम जो है वो बताऊंगा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो दादा भाई नौरोजी 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे, कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसके समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आरसी दत्ता जिनको इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी जो पुस्तक है इसके भी समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के भी समर्थक थे, जी सुब्रमण्यम के भी समर्थक थे, एमजी रनाडे, जीबी जोशी, इन सभी के सिद्धांतों के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। और किसके विरोध में थे? तो सर सैयद अहमद खान के विरोध में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब जान लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है नवसिरी मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुंबई में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष क्या होता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्ट है, आपको याद रखना है। उसके बाद ये भारत के औपचारिक राजदूत कौन है? दादा भाई नौरोजी है। भारत के औपचारिक राजदूत कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे। कुछ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के जो अधिवेशनों के जो अध्यक्ष बने, वो कब कब ये बने उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो 1886 से कलकत्ता अधिवेशन में ये इसके अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद 1893 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी रहे थे। उसके बाद सन 1906 में कोलकाता जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने पहली बार स्वराज्य शब्द का जो है इस अधिवेशन में प्रयोग किया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो आपको बताना है 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। उसमें पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। याद रखने, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1865 ईस्वी में WC बैनर्जी के साथ लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। उसके बाद सन 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, एग्जाम में पूछा जाता है ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद इनकी कुछ पुस्तकें जो हैं उनके बारे में जान लेते। तो इनकी पुस्तकों का नाम जो है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, सन 1867 में इन्होंने लिखी थी। एग्जाम में पूछी जाती है। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफी इंपोर्टेंट है, काफी एग्जामों में पूछी जाती है। उसके बाद द पॉन्ड्स एंड मीस ऑफ इंडिया जो है इनकी पुस्तक है, जिसका विमोचन 1876 में किया गया। सन आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ पुस्तकों के नाम आपको याद रखने। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। याद रखेंगे, बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस समय जो अकाल भारत में पड़े, ब्रिटिशों के समय जो भारत में अकाल पड़े, उनकी नीतियों के कारण भारत में जो अकाल पड़े उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश काल से पहले भी भारत में काफी अकाल आए थे। ये हम मानते हैं कि ब्रिटिश काल में ही ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार जो है भारत में अकाल आए थे, उससे पहले भी अकाल आए थे भारत में। लेकिन जिनका कारण जो है वो प्रमुख प्राकृतिक कारण था। क्या था? जिनका प्रमुख कारण जो है वो प्राकृतिक था, यानी कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये तो था प्राकृतिक कारण था। परंतु ब्रिटिश काल में आए अकालों की अधिकता का कारण प्रकृति से ज्यादा प्रशासनिक नीतियां थी। मतलब प्रकृति तो थी, कम थी, कहीं पानी आ गया, बाढ़ आ गई, ये भी तो थी नॉर्मली, लेकिन उससे ज्यादा जो ब्रिटिशों की प्रशासनिक नीतियां थी वो अधिक थी। जो ब्रिटिशों के समय भारत में अकाल पड़े तो उनकी प्रशासनिक नीतियों के कारण अधिक से अधिक अकाल पड़े थे। ठीक है दोस्तों, सन 1707 से लेकर 1943 तक अकालों के कारण लगभग 8.5, कितने दोस्तों? लगभग 8.5 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। उस समय दोस्तों लगभग 8.5 करोड़ कितना होता था? तो आप समझ सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट हमारे लिए डाटा है। काफी ज्यादा लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी अकाल के कारण। ब्रिटिश काल में अकाल के प्रमुख कारण क्या कहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश शोषणकारी भू राजस्व नीतियां, जो भू राजस्व की नीति थी, जैसे महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इज्जेदारी व्यवस्था, ये जो सारी व्यवस्थाएं थी, भू राजस्व की जो नीतियां थी, वो किसानों की शोषणकारी नीतियां थी। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट जो है कृषि का वर्गीकरण, जैसे कृषि को अलग अलग भागों में विभाजित करना, ये भी एक इनकी नीति थी। भारतीय हस्तशिल्प का उद्योग का जो पतन हो गया था, इस कारण भी जो हस्तशिल्प के कलाकार होते थे, हस्तशिल्प उद्योग के जो शिल्पकार होते थे, उनका जो है वो मृत्यु होने लगी, क्योंकि उनको तो कोई और कार्य आता नहीं था। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं भी मानी जाती हैं। हम मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं हुई थी, लेकिन उनसे ज्यादा जो ब्रिटिशों की प्रशासनिक नीतियां थी, उनके कारण भारत में अकाल अधिक पड़े थे। ठीक है, भारत से ब्रिटेन को खाद्यान्न निर्यातों का जो होता है, ये भी एक अकाल का कारण माना जाता है। और स्पष्ट अकाल नीति का अभाव, अकाल नीति का अभाव मतलब जैसे कोई बाढ़ आ जाए, कुछ आए, तो उसके लिए बचाव कार्य ना होना, यानी कि स्पष्ट जो है अकाल नीति का अभाव, किसी भी ऐसी नीति का ना होना, जब ऐसी चीजें आए, अकाल पड़े, तो उससे कैसे बचा जाए। ब्रिटिश जो है विस्तारवादी नीतियां, ये इनके अकाल की जो है भारत में अकाल पड़ने की सबसे प्रमुख नीति जो है मानी जाती है। तो इनकी नीतियों के बारे में आपको पता चला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत में बैंकिंग का विकास कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। किसकी? सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। किसके किसके कहने पे? यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था। क्या दोस्तों? यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था। और ये किसके कहने पर हुई? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो है स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक। तो भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों सन 1806, क्या 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। किसकी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। उसके बाद सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। किसकी? बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। उसके बाद सन 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों का नाम आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन तीनों बैंकों का विलय करके एक बैंक बनाई गई थी, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम में नाम पूछा जाने लगा है कि किन तीन बैंकों के विलय के कारण इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय के कारण 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना हुई। किस समिति की सिफारिश पे? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पे जो है इसकी स्थापना हुई। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसी के साथ इसका नाम भी परिवर्तन हो गया। क्या नाम हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछ सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखनी है 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। याद रखेंगे कैसे कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई, कैसे कैसे उसका उदय हुआ, तो आपको पता चल गया। 3 जो बैंक थी उनका विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया और गोरेवाला समिति की सिफारिश पे इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और नाम भी परिवर्तन कर दिया गया। कब? 1 जुलाई 1955 को। और इस बैंक का नाम क्या हो गया? SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का नाम कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों 1894 पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई। ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय बैंक, ये जो बैंक था ना दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारतीय बैंक तो था नहीं, अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई। लेकिन प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की? तो लाला हरकिशन ने इसकी स्थापना की। किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? लाला हरकिशन ने इसकी स्थापना की थी। तो याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट जो है वो है 1 अप्रैल 1935। डेट याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किसकी दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। याद रखेंगे बिल्कुल। ये कब स्थापना हुई? तो इसके लिए RBI एक्ट आया 1934 में और 5 करोड़ की पूंजी के साथ RBI की स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को।
उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया, भारत की जो है प्रमुख बैंक जो है इसको बना दिया गया। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ये था दोस्तों भारत में ब्रिटिश की नीतियां और उसके क्या क्या भारत पे प्रभाव पड़े उसके बारे में। तो आपको क्लास कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मुझे वैसे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।